प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। टुडेज टारगेट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 से संबंधित आईएमपी ऑब्जेक्टिव और आईएमपी क्वेश्चंस। तो बिना देर करे शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू, सबसे पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन वेबर, दूसरा गाउस, तीसरा ओरस्टेड और चौथा टेस्ला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो मात्रक है वो है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या सर इसके और कोई मात्रक होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हमें पता बच्चा BA cos थीटा होता है। अब हमें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकालना है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक तो होता है हमारे पास टेस्ला, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर वर्ग। तो बच्चा हो गया टेस्ला मीटर वर्ग। कभी आपसे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पता इसके अलावा वेबर के अलावा पूछे तो क्या लिख के आओगे? टेस्ला मीटर वर्ग। क्या और हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो बच्चा, टेस्ला की जगह हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। अब क्या हो जाएगा? ये न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स। कितना बढ़िया। तो ये जो तीन मात्रक है, विमीय सूत्र भी मैं इसके साथ साथ आपको बता देता हूं। इसका चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र भी मैं बता देता हूं बेटा। चुंबकीय फ्लक्स के विमीय सूत्र के लिए बेटा ध्यान रखना, बल का मात्रक यानी न्यूटन की जगह आप MLT-2 लिख लो, मीटर की जगह आप L लिख लो और एम्पियर की जगह आपका A इनवर्स है ही से। तो क्या आ जाएगा? ML² T इनवर्स 2 A इनवर्स 1। तो बेटा फ्लक्स का मैंने मात्रक आपको बता दिया, विमीय सूत्र आपको बता दिया, स्पेसिफिक मात्रक जो कि वेबर होता है तो वो भी आपको पता चल गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेटा वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर एम्पियर इनवर्स, और विमीय सूत्र M1L² T इनवर्स 2 और A इनवर्स 1 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी किसने? वेबर ने, गाउस ने, ओरस्टेड ने, फेराडे ने। तो बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी बेटा फेराडे ने। ओरस्टेड ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ लिया है। और ठीक उसके लगभग 10-11 साल बाद फेराडे साहब आए और उन्होंने क्या करी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा मान लो हमारे पास एक कुंडली है, ये इस कुंडली के यहां हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हमारे पास एक चुंबक है। देखिए, पूरे डिटेल से नहीं बता रहा हूं, पर हाँ इसके बारे में मोटा मोटा सब कुछ बता रहा हूं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो जब बच्चा इस चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होने से क्या होता है? कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होता है, तो उससे कुंडली के अंदर धारा प्रेरित हो जाती है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। धारा कहूं या फिर मैं कहूं कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यदि कुंडली जो है वो खुले परिपथ में हो, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भाई यदि कुंडली खुले परिपथ में है, बच्चा ध्यान रखना, यदि कुंडली खुले परिपथ में है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। समझ तो आ रहा है ना? चलो अगला प्रश्न है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जाता है। कैसे बदल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स को? तो ऑप्शन दिए हैं, कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, उपयुक्त सब। तो बच्चा फ्लक्स का जो सूत्र है वो है फाई बराबर BA cos थीटा। सबसे पहले तो समझना है इस बात को। तो सबसे पहला तो मामला हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि
कुंडली को अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। चलो भैया ये वाला पॉइंट तो हमारा सही हो रहा है, चलो एक पॉइंट सही हो गया। फिर दूसरा क्षेत्रफल पर, हाँ कुंडली का अगर क्षेत्रफल बदल दिया जाए तो भी फ्लक्स बदल सकता है। कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, ये ठीठा दिख रहा है ना, आपके पास चुंबकीय क्षेत्र में मान लो कुंडली रखी हुई है, अब इस कुंडली को आप घुमाएंगे तो हमने पढ़ा है कि धारा को अगर आप चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति होती है तो धारा प्रेरित होती है, पढ़ा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। इसका मतलब उसका फ्लक्स बदल रहा है, धारा तभी प्रेरित होती है जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आप कुंडली को घुमाओगे तो भी वो कुंडली क्या करेगी, बल रेखाओं को यानी क्षेत्र रेखाओं को कट करती जाएगी। तो ये वाला भी सही हो गया। तो भैया सारे के सारे सही हो गए, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी। तो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है, कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, कुंडली को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, ये सभी उत्तर सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक है, ऑप्शन है मैक्सवेल, गाउस, ओरस्टेड, टेस्ला। तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से, या 1 व 3 दोनों। तो बेटा पहले लेंज के नियम की बात करें तो लेंज के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ये बात सही है। लेंज का नियम जो है उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं की उत्पत्ति हुई है। इस नियम को आगे डिटेल से समझाया गया है, इसीलिए यहां इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो ज्ञात प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती। दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात की जा सकती है? तो हाँ, दाएं हाथ की हथेली के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, परंतु एक सीधे धारावाही चालक के लिए, एक सीधे चालक के लिए जरूर किससे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है, पर बाकी जगह ज्ञात नहीं किए जा सकती है। पर यहाँ ऐसा तो कोई बाउंडेशन तो लगा ही नहीं कि आप सीधे तार वाले बताओ या कुंडली वाला बताओ या किसी भी प्रकार का बताओ। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारे लिए ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए बेटा, करेक्ट। तो 1 व 3 दोनों। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से और दाएं हाथ की हथेली के नियम से। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है। अब ऐसे प्रश्नों में सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है। ऑप्शन है विद्युतशीलता का, चुंबकीयशीलता का, पराविद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। अब ये तो सभी को पता है कि जो हेनरी मात्रक है वो तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक है या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक, एल ले लिया मान लो। और जो मीटर है वो लंबाई का मात्रक होता है देखा जाए तो, ये हमें पता है। अब फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है भाई, एल का तो कोई सूत्र हमने पढ़ा हुआ नहीं है, पर क्या एक सूत्र और मैं यहां लिख रहा हूं, याद करिएगा और बताइएगा कि ये सूत्र आपने कहां पढ़ा है। हाँ सर याद आ गया, कहां पढ़ा था? तो स्वप्रेरकत्व के लिए, मतलब परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक L बराबर म्यू नॉट n वर्ग A बटा L आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो बेटा, अब हमें एक काम करते हैं, इस म्यू नॉट का मात्रक निकाल के देखते हैं तो क्या ये आता है कि नहीं आता है। L के लिए तो हेनरी हो गया, इसका गुणा इधर करेंगे लंबाई का मीटर, ये क्षेत्रफल बटे में आ जाएगा, क्षेत्रफल का क्या होता है वर्ग मीटर। चलो भैया काट दो इसको, आया यार। तो हेनरी प्रति मीटर आया, किसका आया? इस म्यू नॉट का। म्यू नॉट को क्या कहते हैं? चुंबकनशीलता। तो चुंबकनशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता कुंडली की त्रिज्या में, कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली की लंबाई पर, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। चलो भैया सोचो सोचो सोचो, वही फार्मूला लिखो जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा, म्यू नॉट n स्क्वायर
ए बटा एल। चलो यहां त्रिज्या का जिक्र आया तो पाई आर वर्ग भी मैंने यहां साथ में लिख दिया। बेटा अब सोचो, देखो एन क्या इस सूत्र में आ रहा है? हाँ आ रहा है भैया। फेरों की संख्या आ रही है, बहुत बढ़िया, निर्भर करती है। आर त्रिज्या भी आ रही है, निर्भर करता है। एल लंबाई भी आ रही, तो 100 प्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली की लंबाई पर भी निर्भर करता है। इस सूत्र में धारा आ रही है क्या? दिखी क्या कहीं धारा आपको? इस सूत्र में धारा नहीं आ रही है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यह धारा पर निर्भर नहीं करता है। सूत्र देखकर भी पता लगाना हमें आना चाहिए। तो इसमें अगर धारा नहीं आ रही है, इसका मतलब है कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र हैं। पहला ऑप्शन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, क्षेत्रफल से, समय से, प्रतिरोध से। चलो भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात आ गई। प्रेरित विद्युत वाहक बल, फेराडे का नियम क्या था? फेराडे का नियम था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये ई क्या होता था? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता था। ठीक है भैया। अब पहला बोला कि स्वतंत्र है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर तो निर्भर कर रहा है। हाँ, फ्लक्स का सूत्र फिर याद करो, बी ए कोस थीटा। अगर मैं यहां इसमें रखूं डी बाई डी टी बी ए कोस थीटा, तो क्या क्षेत्रफल का परिवर्तन भी देखा जाएगा? तो क्षेत्रफल से नहीं, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर है, इस पर भी निर्भर है। समय, ये रवैया समय पर भी निर्भर है। प्रतिरोध नहीं आया। आया क्या इस सूत्र में? प्रतिरोध आया कहीं पर भी? नहीं आया ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, तो किससे स्वतंत्र है? प्रतिरोध से। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया प्रतिरोध से। पर अब पूरे सारे रट्टा मार लो, किस किस पर निर्भर करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आप कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो यानी उस पर भी निर्भर करता है, समय पर भी निर्भर करता है, इतनी सारी चीजों पर यह निर्भर करता है। सर कंफ्यूजन हमें तब होता है जब E बाई ए आर, आई बराबर ई बटा, ध्यान रखना प्रेरित धारा जो होती है वह प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रेरित धारा इन फैक्टर के अलावा प्रेरित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती, ध्यान रखिएगा। तो प्रेरित धारा तो प्रतिरोध पर निर्भर होती है, पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं होता है। आगे बात समझ में? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुंडली के 100 प्रेरकत्व में 2 मिली हेनरी हैं, उसमें विद्युत धारा की दर, ये 10-3 नहीं है, ये 10⁻³ है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 1 2 3 4 वोल्ट। कौन सा होगा? बहुत सरल है, प्रश्न देख के मत घबराओ। ठीक है, तो बोर्ड का बच्चा न्यूमेरिकल देखते से ही घापने लग जाता है, कापना नहीं है। न्यूमेरिकल से मोहब्बत करो तब जाकर मजा आएगा। तो देखो कुंडली में 100 प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी, मिली में आएगा 10⁻⁻3। ठीक, में जो विद्युत धारा की जो दर है प्रवाह की वो है 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड, ये दे रखी है। विद्युत धारा की दर दी है, इसीलिए मैंने बटे में समय लगाया। ठीक है, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो भैया हमारे पास जो फेराडे का दूसरा नियम है डी फाई बाई डी टी,
तो डी बाई डी टी, फाई की जगह हम लिखेंगे एल आई, तो एल हो जाएगा डी आई बाई डी टी। तो एल हमारा हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, डी आई बटा 3 10 की घात प्लस 3, 10 की घात माइनस 3 और ये तो 2 गुणित 10 की घात माइनस 3 प्लस 3, तो 2 गुणित 10 की घात 0, किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। तो कितना उत्तर आया? 2 आया। चलो भैया लगाओ राइट, बढ़ो आगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। ठीक, परिपथ का शिखर मान ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना पक्के से, अगर आपसे बोले कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 1 एम्पियर 2 एम्पियर या कितने भी एम्पियर की जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा IRMS होती है, रूट मीन स्क्वायर या वर्ग माध्य मूल मान होता है उस धारा का। क्या होता है? 4 एम्पियर का मतलब, प्रत्यावर्ती धारा में 4 एम्पियर का मतलब होता है RMS, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। ठीक है भैया, परिपथ का शिखर मान ज्ञात कीजिए। पिक वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया बात है। IRMS का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है I नोट बाई रूट 2। हमें क्या चाहिए? I नोट चाहिए। तो IRMS रूट 2, IRMS की जगह क्या लिख दो? 4 रूट 2 एम्पियर। ये आ गई भैया 4 रूट 2 एम्पियर। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि अगर आपका विभवांतर मान लो किसी का परिपथ का, आपके घरों में जो वोल्टेज आता है 220, तो उसकी पिक वैल्यू भी निकालना आपको आनी चाहिए। तो वो भी आपका क्या होता है? VRMS होता है। और VRMS की जगह V नोट बाई रूट 2 रख के, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220 रूट 2। रूट 2 का मान सभी को पता रहता है 1.414, उससे जब आप गुणा करोगे तो 311.13 आ जाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। मैंने प्रश्न इस प्रकार का भी कभी पूछ ले तो उसका भी प्रश्न आपको बना के बता दिया। अगले पर आते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। तो भैया ट्रांसफार्मर में दिष्ट धारा का क्या काम? ठीक है, डीसी में, डीसी क्या होता है? तो डीसी यानी दिष्ट धारा, जिसमें समय के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी धारा जिसकी कांस्टेंट होती है, तो धारा बदलती नहीं है, तो फिर धारा को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। तो दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बच्चा ध्यान रखना, देखें पहले ऑप्शन देख ले। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर? जल्दी से जवाब दो। चलो मैं बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो ये कुंडली है, यहां गैल्वेनोमीटर लगाया, इससे संबद्ध, इसको इस तरह से मैं बनाता हूं, चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, यहां इससे बनाते, ये कुंडली है, यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां एक बैटरी हमने लगा दी। अब ये ठीक है, आपको दिखाई दे रही। अब दोनों कुंडलियां एक दूसरे से संबद्ध है। जब इस वाली कुंडली में दूसरी वाली कुंडली में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है और इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और बच्चा ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्या करना होता है सभी को पता, विभवांतर को घटाना और बढ़ाना पड़ता है। तो वो कैसे किया जाता है? वो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन करने से प्राथमिक कुंडली की जो धारा है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रट्टा मार लीजिएगा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी कुंडली की कुल लंबाई अपरिवर्तित रखी गई, अर्थात लंबाई में कोई बदलाव नहीं करना है। कुंडली में फेरों की संख्या को 2 गुना कर देना है। और 100 प्रेरकत्व कितने गुना हो जाता है? तो 100 प्रेरकत्व के लिए परिनलिका के लिए व्यंजक हमने ये पढ़ा,
लंबाई में तो कोई बदलाव करने की कहा नहीं गया, तो ये जो n है, n को क्या कहा गया, n को कितना करना, डबल, 2 गुना, तो कर लो ना, बहुत सरल है यार बेटा। तो 2n का वर्ग a/l, 4 नियतांक आ जाएगा μ0 n वर्ग a बटा, तो कितने गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो गया। तो किसी कुंडली की लंबाई को ना बदलो और कुंडली में फेरों की संख्या अगर दुगनी कर दो तो उसका स्व प्रेरकत्व तो बच्चा 4 गुना हो जाएगा। बच्चा वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते जाओ, क्योंकि इसी से हमें हौसला मिलता है कि हम आगे भी वीडियो बनाएं। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रत्यावर्ती अमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा? प्रत्यावर्ती अमीटर और एक हमने पढ़ा है पहले दिष्ट धारा अमीटर। अब जब आप दिष्ट धारा अमीटर की बात करते हैं तो वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। चूंकि अमीटर में क्या होता है कि धारा के मान में बार बार परिवर्तन होता है। एक हमने पढ़ा था H बराबर I वर्ग T, यानी कि जो H प्रोपोर्शनल टू I वर्ग, यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि जो धारा है, अगर किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ध्यान सुनो, अब इसका वर्ग करो, कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई? 25 जूल। अब मान लो किसी परिपथ में 100 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो रही है, तो अब उसमें 100 का वर्ग करोगे कितने जूल? 10,000 जूल। इतनी धारा उसमें उत्पन्न हो जाए। तो बेटा उसमें क्या होता है कि धारा का मान बार बार चेंज होता है और उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। इसीलिए जो प्रत्यावर्ती धारा अमीटर होते हैं उनको धारा के चुंबकीय प्रभाव पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसकी जो कुंडली है वो जल सकती है। और अब इसमें क्या किया जाता है, तो अमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। और दिष्ट धारा अमीटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आप ये बताओ कि अगर मैं दिष्ट धारा अमीटर से जो है धारा मापने जाऊंगा प्रत्यावर्ती धारा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, संकेतक 0 पर ही रहेगा, यहाँ विक्षेप 0 रहेगा। तो पहले ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती अमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। शुद्ध प्रेरकत्व का औसत शक्ति व्यय कितना होता है? देखो प्रेरकत्व के लिए जब मैंने बताया धारा और विभवांतर के बीच में जो कलांतर होता है बेटा वो होता है π/2, और जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, याद रखना, ठीक है। एल में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं, औसत शक्ति चाहिए ना, औसत शक्ति का सूत्र होता है PAV बराबर VRMS IRMS cos φ। बेटा cos φ का मान 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है। क्या आया? शुद्ध प्रेरकत्व का औसत शक्ति व्यय कितना? 0 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न, प्रेरण है ना, प्रेरकत्व आएगा, ये प्रेरण थोड़ा सा गलत है। तथा धारितीय प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरकत्व के लिए XL बराबर ω/L और इसके लिए XC बराबर 1/ω/C होता है, ये इसका सूत्र है। ये किसका है? प्रेरक है ना, जो प्रेरकत्व की जो प्रतिघात है उसके लिए, और ये जो है आपका धारितीय प्रतिघात के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी हम जो पढ़ा वही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। जनरेटर में और क्या चीज होती है भैया? तो जनरेटर जो होता है बेटा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ठीक है, अगला, विद्युत जड़त्व क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विद्युत जड़त्व क्या है? देखो बेटा, आपने 100 प्रेरकत्व पढ़ा, थोड़ा सा इसको समझाता हूं। ये कुंडली है मान के चले, इस कुंडली के यहाँ हमने मान लो एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ एक बैटरी लगा दी है भैया, यहां से धारा आई आ रही है ना। अब बच्चा ध्यान से देखो, जब ये धारा इस कुंडली में आ रही है से, ये इसको कहूंगा मैं मुख्य धारा, समझना ध्यान पूर्वक, इसको कहूंगा मैं मुख्य धारा। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से ये जो स्विच है इसको बंद कर दूंगा, यानी कि इस कुंजी को निकाल दूंगा, परिपथ क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। अब स्विच एक प्रकार से हमने ये कुंजी को निकाल दिया, दाब कुंजी को, अब परिपथ क्या हो गया? खुला। तो धारा जो अभी अधिकतम पर थी, मान के चलो कि आपकी धारा आई थी, अब जैसे ही हमने प्लग की को निकाल दिया, धारा धीरे धीरे घटती है और शून्य पर आ जाती है। अब जो धारा आई से घटकर कहां आ गई? शून्य पर। तो यहां फ्लक्स घट रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो प्रेरित धारा की जो मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहां फ्लक्स घट रहा है, तो जिधर मुख्य धारा जा रही थी उधर ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। एक कहानी तो ये। एक और कहानी समझो कि जब इस प्लग की को मैं यहां से ऐसे लगाऊंगा, अब धारा 0 से आई की ओर जा रही है, तो जब धारा बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ता है तो मुख्य धारा के विपरीत धारा प्रेरित होती है। हाँ, मुख्य धारा के विपरीत धारा प्रेरित होती है, यानी कि ऊपर से आएगी। अब ऐसे हमारी मुख्य धारा नीचे से ऐसे जा रही है, ऊपर से प्रेरित धारा आ रही है, दोनों में लड़ाई हो गई, विरोध कर रही है ना। वो प्रेरित धारा जो है वो मुख्य धारा का विरोध कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। यानी कि विरोध करने का काम हम वहां पढ़ते थे जड़त्व में, कक्षा 11वीं में। जड़त्व क्या था कि जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे हम क्या कहते थे? जड़त्व कहते थे। तो बच्चा यहां पर भी ये क्या कर रही है? विरोध कर रही है ना, मुख्य धारा का विरोध कर रही है। इसीलिए विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं? तो स्व प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व कहा जाता है, यानी प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जोड़ी है, ये तो बहुत आसान सी है। देखो, प्रेरण प्रतिघात तो अभी ओमेगा एल अपना हो ही गया, और धारिती प्रतिघात तो ये भी अपना अभी थोड़ी देर पहले हो गया। जब आर एल की बात कर रहे हैं तो ढूंढ लो, ये देखो आर वर्ग धन एक्सएल का वर्ग। आरसी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, और एलसीआर में तो सबसे बड़ा ये दिख रहा। ये तो आप डेरिवेशंस करते तो उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने एक सही जोड़ी बनानी थी तो ऐसे ही बना दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। बहुत आईएमपी प्रश्न, मैं वेरी मोस्ट लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके लिए जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में लाना पड़ेगा, पहले वो बताता हूं। मैंने आपको धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब बताया तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब कुंडली है मान लो ये, और यहां आपका चुंबक था, जब आप चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति कराते हैं तो धारा प्रेरित होती है। इतना मैंने पहले आगे आपको बता दिया। अब जैसे ही ये चुंबक जो है इस कुंडली के नजदीक जाएगा
ये चुंबक इस कुंडली चुंबक के नजदीक जाएगा तो यहाँ जो बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कटेगी, और जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं कटेगी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा प्रेरित होगा। एक कहानी थे, दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि धाराएं फ्लक्स जो लाइनें हैं कम काटेगी तो धारा विपरीत दिशा में प्रेरित हो जाएगी। जब इस चुंबक को मैं रोक दूंगा तो धारा का प्रेरण भी शून्य हो जाएगा। यहां तक की कहानी अपने दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चा मैं चाहता हूं कि इसमें धारा बढ़ जाए, तो बढ़ाने का एक तो तरीका ये हो जाए कि मैं ये जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दूं, या आपको एक और बात बताऊं मैं कि भाई हम यहाँ चुंबक ले, जरूरी थोड़ी है चुंबक की बजाय यहां पर एक और कुंडली ले लो और उसमें धारा प्रवाहित करा दो। जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दे, फ्लक्स बढ़ा दे, या इन दोनों की अपेक्षित गति बढ़ा दे तो फ्लक्स बढ़ सकता है। यानी कि अभी हम एक बात तो सीख गए, क्या सीख गए कि जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो धारा प्रेरित होती है। तो फैराडे का पहला नियम यह कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से धारा प्रेरित होती है या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब परिपथ अगर खुले में है तो क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बदलता है, उसके बाद धारा उत्पन्न होगी सी। पर यह प्रेरित धारा या विद्युत वाहक तब तक बना रह सकता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। अगर आप ये जो चुंबक हैं इसकी गति को रोक दें, फ्लक्स धड़ाम जीरो, तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो हम क्या लिखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, इसमें पहला नियम बोल रहा हूं, वैसे पहला नियम कुछ होता नहीं है, पर मैं पहला नियम लिख रहा हूं कि धारा के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये प्रेरित धारा तब तक बनी रहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। अरे जीवन में भी ये सिद्धांत लागू होता है, ध्यान रखिएगा। जब तक फ्लक्स बदलेगा, बदलाव होता रहेगा, अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहेगी। भाई होता है ना, अपन ने सुना कि सुना, बहता पानी निर्मल होता है। तो आप लोग भी लगातार अगर पढ़ाई करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो धारा प्रेरित होती रहेगी, और पढ़ना बंद किया तो धारा प्रेरित होना बंद। तो क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से धारा प्रेरित हो जाती है, और ये तब तक बनी रहती है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन बना होता रहता है। चलो दूसरा और महत्वपूर्ण नियम तो यही है खास। भाई ये जो धारा बदल रही है इससे डिपेंड करती है समय पर। भाई जितनी जल्दी फ्लक्स बदलेगा उतनी ज्यादा धारा प्रेरित होती है। फ्लक्स बदलना महत्वपूर्ण तो है, पर जितना ज्यादा बदलेगा, जितना जल्दी बदलेगा, उतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये कहा गया बेटा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में ये क्या हो रहा है, परिवर्तन। यही लिख देना आप, तो जब पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए तो दूसरा ही नियम लिखना। क्या लिखोगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता। यानी कि जितना ज्यादा फ्लक्स बदलता जाएगा उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते जाएगा। कुछ बातें यहां भी याद रखिएगा। अगर इसमें फेरों की संख्या लगा दी जाए, मान लो n d5/dt, ये फेरों की संख्या पर भी निर्भर करेगी, कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो बेटा एक कहानी और ये ध्यान रखिएगा कि जब फ्लक्स बढ़ता है
ये ऋण चिन्ह क्यों लगा रहे हैं, ये क्या किसका द्योतक है यहाँ पर, विरोध का। तो जब फ्लक्स बढ़ता है, ध्यान से सुनना, जब फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, विपरीत दिशा में प्रेरित होती है। जब फ्लक्स बढ़ता है तो विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होती है, और जब फ्लक्स घटता है तो समान दिशा में धारा प्रेरित होती है। तो देखो यहाँ दो नियम बताए, दोनों नियम एक क्रमबद्ध रिपीट कर रहा हूं कि पहला नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और ये तब तक बना रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहता है। दूसरे में क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये वाला। और इसमें क्या लिखेंगे कि जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी कि धारा प्रेरित होती है। जब फ्लक्स घटना है तो समान दिशा में होती है। ये बातें अपने को याद रखनी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है लेंज का नियम लिखिए, हम समझाइए। तो लेंज के नियम को समझने के लिए देखो, हम यहां पर एक चुंबक लेते हैं, इसका N सिरा, ये S सिरा। हमारे पास एक कुंडली है, हम चलो यहां एक वृत्ताकार कुंडली हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली, एक और बना के रख लेता हूं क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ने वाली। ठीक है बच्चा, अब इस चुंबक को इस कुंडली के पास में लेकर आना है। चुंबक का N ध्रुव हम कुंडली के पास में लेकर आएंगे, इस कुंडली के पास में लाएंगे। तो ये जो लाइन है चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, कुंडली को काटेगी, और कुंडली में चुंबकीय बल रेखा है जो काटती है तो क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक बात ध्यान रखना, अब जैसे कोई वृत्ताकार कुंडली जब भी आए, मान लो ये एक वृत्ताकार कुंडली है, अब इस वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो इधर से इधर धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये मेरी उंगलियां हैं, देखना है ना, तो इस तरह से। अब ये जो अंगूठा है मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि हम ये मान के चले, अगर प्लेन ऑफ पेपर पे देखेंगे तो जैसे ये है, अब इसमें धारा इस प्रकार से है, अगर इधर चल रही है तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर धारा इस प्रकार से है, यानी कि सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस प्रकार से अंगूठा कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ है, अर्थात बाहर है। बाहर है मतलब कि इधर वाला पोल क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। जब धारा ऐसे आएगी, धारा ऐसे आएगी, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, N किधर है, अंगूठा अंदर की ओर है, इधर मेरी तरफ है, इधर आपका S पोल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इधर S पोल बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो बेटा जब चुंबक कुंडली के पास में लाते हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है। और अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, ध्यान से देखना आप, मेरी जो धारा है इधर से चल के ऐसे आ रही, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, अंगूठा मेरी तरफ पॉइंट करा। प्लेन ऑफ पेपर आपकी अपनी कॉपी पे रख दो, अब तो जहां कॉपी है आपकी वहां आपका डायग्राम बना हुआ है, तो उस पर ऐसे रखेंगे, घुमाएंगे तो पता चल जाए। तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो ये जो बनेगा वह N पोल बनेगा, इसको हम बोलेंगे N पोल। ठीक, एक काम और करते हैं, अभी पूरा एक साथ समझ में आएगा नियम,
इसीलिए पूरे नियम को ध्यानपूर्वक सुने और देखें पूरा वीडियो। अब इस कुंडली को मैं दूर ले जा रहा हूं चुंबक कुंडली से। अब चुंबकीय बल रेखाएं कटती तो है, पर इनकी जो कटने की संख्या अब क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, दूर जा रही है ना। अब फ्लक्स क्या होता है, घटता है। फ्लक्स घटता है तो घड़ी की सुई की दिशा में यहां धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक, अब फिर इसी पर ये नियम हमारा लागू होगा। अभी जो कुंडली में हम लोग बात कर रहे थे, धारा इस तरह थी, मेरी तरफ आ रहा था। अब चूंकि धारा की दिशा बदल चुकी है, अंगूठा अब अंदर की तरफ है। जब आप कॉपी में रख के करेंगे तो अंगूठा आपका कहां जाएगा, अंदर की ओर, यानी एन पीछे रह गया, एस आगे। इसको करने का एक तरीका और है, देखो अब इसमें यहां इस वाले को एस मिला दो इधर, और इधर एस की दिशा रखो, एस जैसा बन रहा है, एस बोल सकते हैं। इसमें भी ऐसा कर सकते हो आप। इसमें जैसे ये एन है ना, ये वाला हिस्सा यहां से ये इस तरह से जा रहा है ना, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा इधर आ रहा है, तो ये एन जैसा बन रहा है, तो इसको एन पोल बोल सकते हैं। अब आप याद करो, समान प्रकार के ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत प्रकार के ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। समान प्रकार के ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। अब पूरी कहानी को रिपीट कर रहा हूं। जब चुंबक को कुंडली के पास में लाया जाता है तो कुंडली का फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है। उससे इसमें घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रेरित हो जाती है। यानी कि इसके कारण इस ये वाला पोल क्या, ये वाली कुंडली किस तरह व्यवहार, इधर वाला पोल जो बाहर वाला है एन की तरह, अंदर वाला एस की तरफ, तो ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, एन की तरफ करता है। एन और एन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब चुंबक दूर जाता है तो कुंडली में धारा घड़ी की सुई की दिशा में प्रेरित हो जाती है, अर्थात ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। एस और एन में आकर्षण होता है। अब देखो, एन और एन में प्रतिकर्षण, जब चुंबक को मैं पास में ला रहा था, चुंबक को पास में लाया तब जाकर एन आया, और एन में क्या कर रहा है, लड़ाई। तो भैया उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण स्वयं की उत्पत्ति होती है। भाई इस चुंबक को मैं पास में लेकर आया, कुंडली के इस चुंबक को उठाया और कुंडली के पास में लेकर आया तो धारा प्रेरित हुई। धारा प्रेरित होने से एन पोल ये बना। अब ये उसका विरोध कर रहा, मैं मेरे पास में नहीं आने दूं। जब चुंबक को दूर ले जा रहे हैं कुंडली से, तो दूर ले जाने की वजह से फ्लक्स घटा, चुंबक और घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित हुई और ये एस पोल बन गया। अब ये कह रहा दूर नहीं जाने दूं, विरोध कर रहा। तो यानी कि लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, और ये क्या बता रहा है यहाँ पर, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि, लिखना ध्यान से, मैं रिपीट में बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि, लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न। ठीक है, तो लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे कि कुंडली के पास में चुंबक के यंत्रों को लाने पर उसमें कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है।
इस कारण से चुंबक का वो कुंडली पर एन ध्रुव बन जाता है और उनमें प्रतिकर्षण होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, चुंबक को दूर वाली कहानी भी लिखेंगे कि दूर ले जाते हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित हो जाती है, एस पोल बन जाता है और उसमें विरोध होता है। ये बात तो आप लिख दोगे। अब इसमें एक प्रश्न और आता है, ठीक है, यहाँ आपने शामिल तो नहीं किया है इसमें आईएमपी में, पर आता है और आपको याद होना चाहिए। जब लेंज का नियम पढ़ रहे तो सारी चीजें क्लियर कर लो। प्रश्न आता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। बेटा ऊर्जा संरक्षण क्या होता है बताओ? ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण होता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। यहां क्या हो रहा है, जब चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं तो अब एन पोल आया ना, तो वो एन और एन के बीच में लड़ाई है, दुश्मनी है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध यहां क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो जब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य टर्मिनोलॉजी यही है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास में लाते हैं, या हम ऐसा लिखें कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाते हैं तो कुंडली में एन ध्रुव के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। या कुंडली के पास से चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो कुंडली में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यानी कि यहां पर जो यांत्रिक कार्य हुआ है प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल के विरुद्ध, वह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात जो आपका लेंज का नियम है, ऑब्जेक्टिव भी बन गया भैया, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो संधारित्र के लिए हम प्रत्यावर्ती परिपथ में एक तो प्रतिघात निकालते हैं और धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर हमें ज्ञात करना है। मानो तो हमारे पास एक शुद्ध संधारित्र के तौर पर हमने यहाँ ले लिया, ये संधारित्र ले लिया बेटा सी, इसके यहां पर आपने लगा दिया एसी, प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक, ये हो गया क्लियर। अब हमारे पास प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है क्या, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर हो। हमें धारा निकालनी है क्योंकि धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर निकालना है। तो विभवांतर तो V0 साइन ओमेगा टी हमें दिखाई दे रहा है, इसको आप समीकरण देख देकर यहीं छोड़ दीजिए, अभी इस पर चर्चा करेंगे। हमें चाहिए धारा। चलो सोचो धारा का सूत्र। धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बटा टी। तो यहाँ चूंकि क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, परिवर्ती धारा है, तो I बराबर क्या लगेगा, dQ बटा dt। बहुत बढ़िया। जब धारिता है, संधारित्र है, तो संधारित्र का धारिता का सूत्र होता है Q बराबर CV। तो Q का मान रखें d बाई डी टी, Q की जगह क्या हो जाएगा CV, C नियतांक dV बटा
dt। तो बच्चा क्या आया, I बराबर हमारे पास आया C dv बटा dt। अब हमारे पास v का मान है क्या, बिल्कुल है। तो I बराबर v का जो मान है वो है v नॉट साइन ओमेगा टी। इस v नॉट को भी आगे ले लो, सी वी नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। बेटा इस ओमेगा टी का दोबारा से अवकलन कर लो क्योंकि फलन का फलन है, ठीक। साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है बेटा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की जगह तो टी का एक हो जाएगा ओमेगा नीतांक के, तो क्या आ गया सी ओमेगा बी नॉट कोस ओमेगा टी। सी वी नॉट ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हमारी जो पहली समीकरण है वो साइन के रूप में है, तो इसको भी कहाँ लाना है अपने को, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब इसको मैं मान लेता हूं आई नॉट के बराबर, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब बेटा समझने वाली कहानी अभी है, यहां देखा जाए समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो तो समीकरण 2 जो है आपकी आई वाली, इसमें पाई बाई 2 प्लस में आ रहा है, अर्थात ये 90 डिग्री अग्रगामी होगा, एक कहानी। यहां मैंने क्या किया कि जो आई नॉट है इसके बराबर क्या लिया, सी वी नॉट ओमेगा। तो अगर मैं वी नॉट के बटे में आई नॉट को ले जाऊं तो एक बटा क्या हो जाएगा ओमेगा सी, वी नॉट बटे आई नॉट एक्स सी। ये आ गई क्या, प्रतिघात। इसका सूत्र हो गया 1 बटा ओमेगा सी, एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी प्रतिघात का सूत्र है। अब इसका जो फेजर आरेख है उस पर चर्चा करें। मैंने क्या कहा, धारा शुरुआत में अगर बात करें किसकी, विभवांतर की। विभवांतर जो है वो आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या कहा, कौन आगे है हमारे पास यहां पर, तो धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो धारा और विभवांतर के बीच बेटा 90 डिग्री का कोण बना दो, यानी ये क्या है आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इसका इस तरह से आरेख बनाते हैं, मान लो ये तो हो गया आपका विभवांतर, है ना। अब धारा की बात करें तो धारा इस तरह से बनेगी, धारा आगे रहेगी, अग्रगामी रहेगी, ठीक है ऐसे। तो ये हो गया बेटा आपका विभवांतर और ये हो गई आपकी धारा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, एलसीआर परिपथ, ये भी बहुत आईएमपी बहुत ज्यादा आता है प्रश्न। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले प्रेरकत्व एल, यहां लगाया सी, फिर प्रतिरोध आर, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, यहां लगाया प्रत्यावर्ती विभवांतर, V बराबर होता है V नॉट साइन, प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर हो गया VL, संधारित्र की धारिता C है, इसके सिरों के बीच विभवांतर हो गया VC, प्रतिरोध R के सिरों पर बीच विभवांतर हो गया VR। अब बेटा हमारे पास सभी के सिरों के बीच विभवांतर है, तो पहले तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसका सूत्र V बराबर
वी नॉट साइन ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। एल के सिरों के बीच विभवांतर, तो VL बराबर आई एक्सएल, V बराबर आई आर होता है, तो यहां क्या आ जाती है, प्रतिघात आ जाती है। इसी टाइप से C के सिरों के बीच विभवांतर, VC बराबर आई एक्स सी। आर के सिरों के बीच विभवांतर, तो वी आर बराबर, इसको दो समीकरण नंबर 1, ये हो गई 2, 3 और ये हो गई। अब खेल ये है कि हमको इन सब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। पहले तो आर के बारे में याद होना चाहिए। आर जो है यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो धारा के साथ समान कला में होता है। धारा और विभवांतर एक दूसरे के साथ समान कला में होते हैं। एक बात हो गई। अगर एल और सी की बात करूं तो पहले एल की धारा के साथ बात करूं तो जो विभवांतर होता है प्रेरकत्व में 90 डिग्री अग्रगामी होता है धारा से, और संधारित्र में जो विभवांतर है वहां धारा 90 डिग्री अग्रगामी है। ठीक, अगर इस VC को ऊपर की तरफ कर दूं तो चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो। चिन्ह हो जाएगा आपका VL माइनस VC। ठीक, अब आप ये देखो कि I के जगह में VR लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि धारा और विभवांतर क्या है, समान कला में। अब इनका जो कटान बिंदु है, सदिश को जोड़ते हैं ना अपन, तो परिणामी विभवांतर इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा ये भी। अब आपको चाहिए क्या, परिणामी विभवांतर, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, VL माइनस VC और VR के बीच का 90 डिग्री। तो परिणामी विभवांतर का सूत्र √a वर्ग धन b वर्ग, सदिशों में पड़ा हुआ है। तो परिणामी विभवांतर V बराबर √a तो हो गया VL माइनस VC का वर्ग, ये हो जाएगा VR का वर्ग। बेटा एक बात और समझो ध्यान से, या तो ऐसा कर लो या फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना तो भी आ जाएगा। इसको कोण को मैं ले रहा हूं बेटा 5, तो सरल है। अब VL माइनस VC, VL का मान हमारे पास है क्या, IXL, VC की जगह IXC का वर्ग, VR की जगह IR का होल वर्ग। अब देखो भैया, वर्ग यहां से I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I वर्ग XL माइनस XC का वर्ग, इन दोनों का वर्ग कर दो होल वर्ग, I वर्ग धन I वर्ग R वर्ग, पूरे ब्रैकेट से I वर्ग कॉमन, क्या रह गया ब्रैकेट में, XL माइनस XC का वर्ग धन R का वर्ग, I ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो √XL माइनस XC का वर्ग धन R का वर्ग। ये बेटा विभवांतर आ गया, परिणामी विभवांतर। अगर हमें प्रतिबाधा चाहिए तो प्रतिबाधा क्या होता है, Z बराबर V बटा I होती है। तो अब इस I को इसके बटे में भेज दिया, क्या आ गया, √XL माइनस XC का वर्ग धन R का वर्ग। XL की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L, XC की जगह लिख सकते हैं 1/ωc का वर्ग धन R का वर्ग। ये दो चीजें हो गई। एक चीज और निकालनी है, कलांतर
फाई। तो निकालते हैं भैया कलांतर। टेन फाई क्या हो जाएगा, बी बटाए वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, या लंब बटे आधार। तो वी एल माइनस वी सी बटे वी आर, वी एल का मान बेटा आई एक्स एल, इसका मान आई एक्स सी, इसकी जगह आई आर, आई कॉमन निकाल लो, आ गया एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आई आर, आई से आई कैंसिल कर दो, एक्स एल का मान ओमेगा एल, एक्स सी का मान ओमेगा सी बटे आर, और उस 10 को इधर ले आओ, 10 इनवर्स। अब बच्चा ध्यान से सुनो, एक बार वो समझ लो। एलसीआर परिपथ, तो पहले क्या करना है, एलसीआर को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। यहाँ पर विभवांतर विद्युत वाहक बल वी नॉट साइन ओमेगा टी लगा दो, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। एल के सिरों पर विभवांतर वी बराबर आई आर होता है, उसी प्रकार से वी बराबर आई एक्सएल होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्सएल को प्रतिघात कहते हैं। सी के सिरों के बीच में विभवांतर वी सी बराबर आई एक्स सी, आर के सिरों पर वी आर हो जाएगा। मुख्य बात समझने की यहाँ पर है कि जो धारा है प्रतिरोध में, है ना, धारा और विभवांतर के बीच में कलांतर क्या होता है, समान कला में होते हैं, अर्थात इनके बीच का कलांतर शून्य होता है। कलांतर समान कला में होते हैं। अगर धारा में उसमें देखें प्रेरकत्व के लिए विभवांतर, तो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, और संधारित्र में देखें तो धारा से विभवांतर जो है 90 डिग्री पश्चगामी है। अब दोनों के बीच में कलांतर 180 डिग्री है, तो इस VC को उठाया और ऊपर की तरफ खींच दिया, यहाँ ऐसे था ये, तो यहाँ से इस L को कहा कि चल ऊपर चल, तो ऊपर जाया तो माइनस में हो गया VL माइनस VC, और इधर I की जगह क्योंकि समान कला में था तो मैंने VR लिख दिया। अब दोनों का परिणाम विभवांतर चाहिए, तो इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा, तो यहाँ से हमने परिणामी विभवांतर V बना दिया। ठीक, परिणाम विभवांतर V निकालने का सूत्र हो गया अंडर रूट ऑफ A वर्ग धन B वर्ग, ये लगा दिया, VL माइनस VC का वर्ग धन VR का वर्ग। VL की जगह IXL IXC मान रख दिए, कुछ भी नहीं, यहाँ से कॉमन ओमन निकाल के ये आ गया मामला। जब प्रतिबाधा चाहिए तो प्रतिबाधा V बटा I होता है, तो I को बटे में भेजो तो ये वाला बन जाता है। कलांतर चाहिए था तो 10 फाई B बटाए VL माइनस VC बटे VR, बस मान निकाला, ये आ गया। तो क्या आया, फाई बराबर 10 इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C बटे R। चलो भैया अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो देखो बच्चे थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा कि मान के चलो कि आपका पावर जनरेटिंग स्टेशन है, जहां से विद्युत का उत्पादन होता है, वहां पर 22 किलोवाट की विद्युत पैदा हो रही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जहां पावर जनरेटिंग स्टेशन है, मान के चलो कि वहां 22 किलोवाट की विद्युत उत्पन्न हो रही है। बहुत बढ़िया बात। अब ये जो 22 किलोवाट है, मैं इसको किलो में अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 22,000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। अब एक सूत्र होता है P बराबर VI, तो I बराबर हो जाएगा P बटा पावर जनरेटिंग स्टेशन पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, 22,000 वोल्ट की। हमारे घरों में जो विद्युत आती है वो हम सब जानते हैं तकरीबन 220 वोल्ट की होती है। ठीक, अब इस 220 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया, 100 एम्पियर की धारा। एक धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपके दिमाग में होगा, H बराबर I वर्ग RT। देखो ये जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, अगर उस तरह से आप समझ लोगे तो जिंदगी भर ट्रांसफार्मर नहीं भूलोगे, गारंटी इस बात। वापस से समझो, हमारे पास जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पर जो विद्युत उत्पादन हुआ वो 22,000 किलोवाट का हुआ, यानी 22,000 वोल्ट का विद्युत उत्पादन हुआ। P बराबर VI से हमें पता लगा कि P बटा V होता है। हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 का होता है। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं घर में वो 220 या 220 के आसपास के वोल्टेज पर ही काम करते हैं। तो 220 से भाग लगा दिया, 100 एम्पियर आ गया। अब धारा का ऊष्मीय प्रभाव लगाते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, H प्रोपोर्शनल टू I वर्ग होता है।
या H प्रोपोर्शनल टू R और H प्रोपोर्शनल टू T होता है, T समय है यहाँ पर। तो जब धारा का मैं वर्ग कर दूं I का, 100 का वर्ग करूं, कितना आया? 10,000 जूल। जब आप धारा का वर्ग करेंगे तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? 10,000 जूल। सोचने वाली बात है भैया। अब 10,000 जूल की ऊष्मा को मान लो पावर जनरेटिंग स्टेशन है आपका कोई, है ना, मान लो रावत भाटा में आपकी पावर प्रोड्यूस हुई। अब उसको आपको किसी नगर तक ले जाना है, 100 किलोमीटर ले जाना है, 200 किलोमीटर ले जाना है। अब वायर की सहायता से ही लाएंगे, और वायर के अंदर इतने जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो वायर जल भुन जाएंगे, या फिर आपको बहुत मोटे तार लेने पड़ेंगे जिनका प्रतिरोध कम हो, ठीक, या वो ताकि वो वायर कैसे होंगे? बहुत महंगे होंगे, तो वो उसमें खर्चा बहुत बैठेगा। ये एक काम मामला हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार क्या किया जाए कि ये जो ऊष्मा हानि हो रही है ये कम हो जाए। पर अपन एक अंदाजा लगाओ कि अगर मैं इस 22,000 को इस 220 की बजाय 2200 पे कर दूं, अब कितने एम्पियर रहेगी? 10 एम्पियर। 10 का वर्ग करोगे कितने जूल? 100। हाँ, मैंने तो 100 गुना ऊष्मा कम कर ली। क्या कर दिया? वोल्टेज बढ़ा दिया। पर वोल्टेज बढ़ाने पर 2200 वोल्टेज तो कर दिया मैंने, तो क्या हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट है 2200 पे चल सकते हैं क्या? तो उन्होंने एक जुगाड़ किया कि जो पावर जनरेटिंग स्टेशन है वहां पर तो विभवांतर बढ़ा दिया ताकि ऊष्मा क्या हो जाए? कम हो जाए। फिर जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है वहां पर उसको क्या कर दिया? फिर वापस से थोड़ा बढ़ा दिया। और जब आपके घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर होता है वहां और बढ़ा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? अब आपके घरों तक जो 220 वोल्टेज पर भी धारा पहुंच गई, मतलब वोल्टेज पहुंच गया, और वहां से लाने में ऊष्मा हानि भी कम हो गई। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है बच्चा, ध्यान से समझना, आप क्या कर रहा हूं मैं? पावर जनरेटिंग स्टेशन पर विभवांतर को बढ़ा रहा हूं, धारा को घटा रहा हूं, विभवांतर बढ़ा रहा हूं, धारा को घटा रहा हूं। अर्थात ट्रांसफार्मर विभवांतर को घटा बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसकी सहायता से विभवांतर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, या ऐसा कहूं कि ट्रांसफार्मर वह डिवाइस है जिसकी सहायता से धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होता है और एक अपचाई। तो देखो परिभाषा हमें मालूम पड़ गई ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और एक और होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसको हम क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर विभवांतर को बढ़ाता है और धारा की प्रबलता को घटाता है उसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो विभवांतर को घटाता है और धारा की प्रबलता को बढ़ाता है उसे हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसका सिद्धांत, तो बेटा ट्रांसफार्मर जो होते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बेटा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। चलो बहुत बढ़िया, हमने पढ़ लिया था कि एक कुंडली में धारा में मान में परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी प्रेरित धारा में परिवर्तन होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ फैराडे के साहब के नियमानुसार देखते हैं कि अगर प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो प्राथमिक कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो क्या हो जाएगा, ईपी बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मान ली हमने एनपी माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। इसी टाइप से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा, ES बराबर माइनस NS डी फाइव बाई डी टी। यहां द्वितीय कुंडली में NS फेरों की संख्या है। अब इसको दो आप समीकरण नंबर 1 और इसको दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 भागित समीकरण 1, तो ES बटा EP बराबर NS बटा NP डी फाइव बाई डी टी माइनस NP बटा डी फाइव बाई डी टी। से कैंसल, इससे कैंसल, हमारे पास आया ES बटा EP और NS बटा, इसको समीकरण नंबर 3 दे। अब बच्चा अगर ये ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर, तो अगर आदर्श ट्रांसफार्मर अगर है तो फिर एक मामला हो जाएगा। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसमें क्या होगा कि जो निवेशी शक्ति है उसके बराबर निर्गत शक्ति होगी। जितना आपका इनपुट है उतना ही आपका आउटपुट होगा। तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। तो बच्चा निवेशी शक्ति P बराबर VI होता है। तो प्राथमिक कुंडली में आप जो परिवर्तन करेंगे यानी EP इंटू आई पी, P इज इक्वल टू VI, तो निर्गत शक्ति ES इंटू IS। अब एक काम करो, इस ES के बटे में ले आओ इस EP को और इस IP के बटे में ले आओ इस IS। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा, ES बटा EP, वहां था NS बटा NP और यहां आया IP बटा I। बेटा ये जो सूत्र आया है इसे बोलते हैं परिणमन अनुपात। ES बटा IP, NS बटा NP और IP बटा IS, इसको बोलते हैं परिणमन। अब देखो यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात है, उच्चाई ट्रांसफार्मर में हमने क्या पढ़ रखा, उच्चाई ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा कि ES ग्रेटर देन EP, अर्थात हमें द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल उसमें बढ़ाना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें प्राथमिक कुंडली की तुलना में फेरों की संख्या अधिक रखनी, ठीक है। और IP ग्रेटर देन IS है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में धारा कम है और द्वितीय कुंडली में कम है। तो जो यही हमारा मंतव्य था कि द्वितीय कुंडली में धारा के मान को घटाना है। तो जहां धारा अधिक है वहां तार मोटा लेना है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लिया जाता है कौन से ट्रांसफार्मर में, उच्चाई ट्रांसफार्मर में। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, कौन से में, और चल रहा मामला ये उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। अब बात करें अगर अपचाई के लिए, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, ES लेस देन EP, ये सब कम कम कर दो। तो NS लेस देन NP और IP लेस देन IS, अर्थात अब द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो प्राथमिक कुंडली में अपचाई ट्रांसफार्मर, ये देखो प्राथमिक के साथ ग्रेटर देन आ गया, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखनी है। अब धारा ज्यादा कहाँ हो गई, द्वितीयक में, इसीलिए द्वितीयक कुंडली का तार को क्या लेना है, मोटा लेना है। परीक्षा में आ सकता है उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या लिखोगे बेटा,
आप लिखोगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कि इसमें विभवांतर के मान को बढ़ाया जाता है और धारा की प्रबलता को कम किया जाता है। अपचय में क्या लिखोगे, विभवांतर के मान को घटाया जाता है और धारा की प्रबलता के मान को बढ़ाया जाता है। अब एक और हो जाएगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और प्राथमिक कुंडली में कम होती है। अपचय ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा प्राथमिक कुंडली में अधिक होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेते हैं तथा अपचय ट्रांसफार्मर में जो है द्वितीय कुंडली का तार मोटा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप छोड़ना मत, जैसे कि ऊर्जा हानि वाली चीज, तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि भंवर धाराओं के कारण होती है। ठीक है, पानी में जैसे भंवर बनता है ना, वैसे भंवर धाराएं होती है। तो भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा हानि होती है, उस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बना देते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि भाई ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है, तो एक तो भंवर धाराओं के कारण, तो इसको कम करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है। पटलित मतलब स्तरीय, एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इससे भंवर धाराओं को कम किया जा सकता है। और ऊर्जा क्या इसके कारण कम होती है, तो प्रतिरोध के कारण भी कम होती है। एक और क्या होता है, क्योंकि अगर फ्लक्स क्षरण हो रहा है, अर्थात दोनों कुंडलियों में लिंकेज नहीं है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में, तो इस कारण भी उनमें क्या होता है, ऊर्जा हानि होती है। इसीलिए इनको क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को इस तरह से टाइटली मतलब क्लोज रखा जाता है ताकि ऊर्जा हानि को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी ऊर्जा हानि को भी पढ़िएगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा इसके ऊपर मैंने करी नहीं है। ठीक है, ये करने को तो उसके ऊपर चर्चा अभी मैं 10-15 मिनट और कर सकता हूं, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेना। ये पटलित वाला तो इसलिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई भंवर धाराओं को, ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं कम करने के लिए क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर भंवर धाराओं कम करने के लिए क्रोड को क्या बनाते हैं, पटलित बनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये भी आ सकता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, स्वप्रेरण स्वयं उसी कुंडली में होता है, अर्थात एक कुंडली की इसमें जरूरत है, इसमें 2 कुंडलियों की जरूरत होती है। स्वप्रेरण में क्या होता है बेटा, मैंने एक बताया था आपको कि जब कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है या जब फ्लक्स घटता है, तो इसमें बल्ब फ्यूज होने की घटना होती है, और यह घटना अन्योन्य प्रेरण में नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें 2 कुंडलियों की जरूरत है, इसमें एक की ही जरूरत है। स्वप्रेरण यानी उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है और धारा प्रेरित होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में प्राथमिक कुंडली में जो है धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है और द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित होती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये 3 अंतर आपको याद होने चाहिए। पहला तो क्या कि भाई स्वप्रेरण, जिस कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी कुंडली में धारा प्रेरित होती है, उसे स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और उसी में धारा प्रेरित हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण, जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में क्या हो जाता है, धारा प्रेरित हो जाती है। इसमें एक कुंडली की आवश्यकता होती है, इसमें 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। स्वप्रेरण में जो है बल्ब फ्यूज होने वाली घटना होती है, ऐसी घटना अन्योन्य प्रेरण में नहीं होती है। इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं इस वर्ष पूरी फिजिक्स, कक्षा 12 की पूरी फिजिक्स डिटेल्ड से भी पढ़ाने वाला हूं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।